हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वन शॉट वीडियो लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आपको इस वीडियो लेक्चर में। तो इस वीडियो लेक्चर को सबसे पहले अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। देखिए, जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है ये बेसिकली नीट में भी आता है और साथ ही में आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसका वेटेज बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अच्छा खासा है एंड साथ ही में इससे क्वेश्चन नीट में भी पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे वन शॉट वीडियो में। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लगभग वन शॉट वीडियो होगी हमारी 1 ओवर के आसपास, या फिर इससे जल्दी करने की कोशिश मैं करूँगा इसको। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही बोलूँगा कि फटाफट से यार अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरे एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट नोट्स के साथ पूरी एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से अपने माइंड में सेट कर लेंगे, पूरी तरीके से सेव कर लेंगे। और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और मैं चाहता हूँ कि आप इन नोट्स को प्रिंट करा लो दोनों साइड, यानी कि 2 साइडेड प्रिंट करा लो इसको। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही में जो मैंने पहले भी चैप्टर्स की जो वन शॉट वीडियो डाल रखी है उनके नोट्स भी आपको वहीं मिलेंगे। साथ में उनकी एक्सप्लेनेशन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे कि हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ हो गया, माइक्रोब्स हो गया, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, अपना बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, एंड साथ ही में इकोसिस्टम वगैरह एंड बायोटेक्नोलॉजी भी हमारी जो है यहाँ पर मैंने प्रोसेस एंड प्रिंसिपल्स वाला चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके उनको कंप्लीट कर लो। इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि बायोटेक्नोलॉजी का सेकंड लॉ, जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन है, वो वाला वन शॉट लाऊँ। उसका भी वेटेज अच्छा है। एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन तो जैसा कि आप जानते ही हैं। एंड बाकी आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा चैप्टर जो है आपके लिए ज़्यादा रिक्वायरमेंट रखता है या फिर ज़्यादा नीडफुल है। तो उसके अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं उसको भी लाने का वो जल्द से जल्द प्रयास करूँगा। ठीक है, तो फटाफट से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जो है शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मैं नहीं बोलता कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, मैं नहीं बोलता कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बस बोलता हूँ कि इस वीडियो को एक बार अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि जस्ट कुछ ही दिन में, यानी कि 18 से 20 दिन में हम आपके एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। कुछ स्टेट बोर्ड्स के थोड़े लेट हैं या फिर कुछ के थोड़े जल्दी हो जाएंगे, और सीपीएससी बोर्ड के तो एवरेज 18 से 20 दिन में स्टार्ट होने वाले हैं। एंड 16 मार्च को आपका बायो का पेपर है। तो उस हिसाब से जो है आपको अब वन शॉट वीडियो ही जो है आपके लिए ज़्यादा जो है आपके लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि अगर आप वन शॉट वीडियो देखेंगे तो आपका कम टाइम में जो है सिलेबस अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा। मैं बोलूँगा कि इस वीडियो को 2 बार देख लेना एंड 2x की स्पीड में देखना, ताकि आप 2 बार भी अच्छे से इसको देख सको। ठीक है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर को फटाफट से कंप्लीट करेंगे अपन इस वन शॉट वीडियो में। बाकी इसके अलावा ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल में मैंने डाल रखे हैं नोट्स ऑलरेडी। साथ ही में जो पहले के चैप्टर्स हैं उनको भी कंप्लीट कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नियर है आपके। तो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं बिना वक्त गवाए। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले एनी मोर। तो देखो भाई कि हमारा जो चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये इसको स्टार्टिंग जो हमारी होगी वो हम करेंगे इसको इसके कुछ इवेंट्स को देख लेंगे पहले अपन। ठीक है, तो देखते हैं। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से इवेंट्स होते हैं हमारे रिप्रोडक्शन में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। इसको हाईलाइट कर लेते हैं पहले अपन, 1 मिनट। सो ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं अपन। तो देखो, इवेंट्स क्या है। इवेंट्स होते हैं हमारे गेमेटोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स इज कॉल्ड गेमेटोजेनेसिस। जो गेमेट्स की फॉर्मेशन होती है उसको, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गेमेटोजेनेसिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इंसेमिनेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू द ओवम इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। स्पर्म का ट्रांसफर ओवम में इंसेमिनेशन होता है। फर्टिलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट
टू फॉर्म अ सिंगल सेल जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब मेल का स्पर्म एंड फीमेल का ओवम जो है फ्यूज़ करता है तो उससे जो प्रोडक्ट निकलता है वो हमारा जाइगोट होता है। एंड द ओवरऑल प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू द एंडोमेट्रियल वॉल ऑफ यूटेरस ऑफ फीमेल इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। ये इम्प्लांटेशन है। बाकी सब इन सबको अपन डिटेल में देखने वाले हैं, अभी ओवरव्यू देख रहे हैं अपन ऊपर ऊपर से। गेस्टेशन क्या होता है? द पीरियड ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कोल्ड गेस्टेशन आल्सो रेफर्ड एज पार्चुरेशन भी होता है। जो गेस्टेशन होता है वो पूरा 9 मंथ का होता है, जैसे कि आप को पता है। एंड फाइनली उसके बाद जो है पार्चुरेशन अकर होता है। द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द बेबी इज कॉल्ड पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन क्या होता है, इसको भी हम तरीके से डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसको तरीके से देखते हैं अपन, ठीक है, अच्छे से। तो फटाफट से देख लेते हैं इसको जल्दी से, एंड बिल्कुल कंसेप्चुअली मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये नोट्स, इनके नोट्स के बाहर कुछ नहीं आएगा आपके एग्ज़ाम में, ये बात ध्यान रखना। इसलिए जो ये नोट्स हैं इनको अच्छी तरीके से प्रिंट करा लेना, लास्ट टाइम रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपकी। और इस वीडियो को पूरी अच्छी तरीके से बिना 1 सेकंड स्किप करे देखिएगा, ताकि आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ जाए एंड बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई टॉपिक आपको बाई चांस, अगर आपने वीडियो पूरी नहीं देखी और आप फिर नोट्स से पढ़ने की कोशिश करें और आपको कुछ समझ नहीं आता है, तो फिर वापस से आपको वीडियो में आना ही होगा। इसलिए एक बार ही वीडियो पूरा अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम is located in the pelvis region of the human body. It consists of a pair of a testis, ठीक है, glands, accessory ducts and external genitalia। तो ये चार चीज़ें कंसिस्ट करता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम: पेयर ऑफ टेस्टिस, एक्सेसरी ग्लैंड्स, एक्सेसरी डक्ट्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्टिस पे आते हैं अपन। टेस्ट को जो है अपन पेयर कंसिडर करते हैं। आगे देखते हैं। स्मूथ ऑर्गन सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद द पाउच कोल्ड स्क्रोटम, ठीक है। हेल्प्स इन, ये हेल्प करता है इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस विच इज़ 2 to 2.5 विच इज़ बिलो देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। तो ये क्या, स्क्रोटम क्या है, हेल्प करता है हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, इससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, ये कम टेम्परेचर इसमें मेंटेन करके रखता है, ठीक है, स्क्रोटम, ठीक है। और ईच टेस्टिस 4 to 5 सेंटीमीटर का होता है इन लेंथ में, 2 to 3 सेंटीमीटर इन विड्थ इन एडल्ट्स, ठीक है। ईच टेस्टिस कंटेन्स 250 कंपार्टमेंट्स कोल्ड testicular lobules. Each testicular lobules contain 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules, ठीक है, इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस, जिसमें स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। द वॉल ऑफ ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स लाइंड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है। कौन कौन सी टाइप्स ऑफ सेल है? कोल्ड मेल जर्म सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल्स, ठीक है। द मेल जर्म सेल्स अंडरगो मियोसिस लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन एंड सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल्स। आगे देखते हैं। द रीजन्स outside the seminiferous tubules called interstitial spaces contain small blood vessels and interstitial cells and lead or Leydig cells। तो होता क्या है, जो seminiferous tubules है ना, उसके बाहर जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है वहाँ पर इंटरस्टिशियल सेल्स, स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड जिसको हम इंटरस्टिशियल सेल को लेडिक सेल भी बोलते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेडिक सेल सिंथेसाइज करता है एंड सिक्रीट करता है टेस्टिकुलर हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन्स, ठीक है। आगे देखते हैं एक्सेसरी डक्ट्स। The male accessory ducts include retrotestis, vasa efferentia, epididymis and vas deferens। आगे देखते हैं। The seminiferous tubules of testis open into the vasa efferentia through किसके, retrotestis के, ठीक है। retrotestis के थ्रू जो है seminiferous tubules जो है टेस्टिस पे और जो है vasa efferentia से जो है कनेक्ट करती है, आगे बढ़ती है, ठीक है, लीड करती। द vasa efferentia have leave the testis and open into the epididymis located along the posterior surface of the each testis, ठीक है। जो वासा फ्रेंशिया है वो टेस्टिस को लीव करके एपिडिडाइमस पर जो है आगे फर्दर मूव करती है। एपिडिडाइमस क्या करती है, एपिडिडाइमस लीड्स करती है टू वास डिफरेंस that ascends to the abdomen and loop over the urinary bladder। Vas deferens receives a duct from savannah vesicle and opens into urethra as the ejaculate duct। फिर वो vas deferens आगे ejaculate duct में जो है लीड करता है
और द यूरेथ्रा originates from the urinary bladder and extends through the penis to its in external opening called urethral meatus। जो यूरेथ्रा है वो ओरिजिनेट करता है यूरिनरी ब्लैडर से और बाद में जो है ये एक्सटेंड कर जाता है एक्सटर्नल ओपनिंग से, जो कि यूरेथ्रल मीटस होता है। ठीक है, एक्सेसरी ग्लैंड्स देख लेते हैं अब फटाफट से अपन। बाकी वीडियो अच्छी लगे सच्ची में आपको लगे कि भाई हाँ कंटेंट बिल्कुल जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा, तो फिर ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ऐसी ही वीडियो एंड कंटेंट पाने के लिए। और साथ में मेरी हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट है आपसे कि आप एटलीस्ट अपने फ्रेंड्स को तो ये वीडियो शेयर कीजिए क्योंकि उससे आपके जो फ्रेंड्स हैं उनका भी भला हो सकेगा साथ में। ठीक है, द मेल एसेसरी ग्लैंड्स, आगे बढ़ते हैं। The male accessory glands include pair seminal vesicles, prostate gland and bulbourethral gland। तो मेल एसेसरी ग्लैंड होती है वो सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड को कंसिस्ट करती है। एक्सेसरी ग्लैंड सिक्रीट करती है सेमाइनल प्लाज्मा विच इज़ रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सम एंजाइम्स। सेमाइनल प्लाज्मा फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड एंजाइम्स में रिच होता है। सिक्रीशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड आल्सो हेल्प्स इन लुब्रिकेटिंग द पेनिस। लुब्रिकेशन में हेल्प करती है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको हम कोपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड को। ठीक है, आल्सो नोन एज एक्सटर्नल जेनिटेलिया देखते हैं। द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। सम स्पेशल टिश्यूज मेक अप द पेनिस विच हेल्प्स इन इरेक्शन ऑफ द पेनिस। कुछ स्पेशल टिश्यूज होते हैं जो इरेक्शन में हेल्प करते हैं पेनिस की। ठीक है, मेल जो है में जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है वो क्या होता है, पेनिस। द एनलार्ज एंड ऑफ पेनिस कॉल्ड द ग्लैंस पेनिस। जो यहाँ पर दिख रहा है आपको एनलार्ज्ड एरिया है, ये क्या है, अपना ग्लास पेनिस होता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पर ये थोड़ा उभरा हुआ आपको दिख रहा होगा, यहाँ से थोड़ा सा ये इस एरिया को अपन क्या बोलते हैं, ग्लैंस पेनिस। ठीक है, अब आगे देखते हैं फोरेस स्किन। फोरेस स्किन अ लूज फोल्ड ऑफ टिश्यू कवर्स द ग्लैंस पेनिस। जो ग्लैंस पेनिस होता है वो उसको कवर कौन करती है, फोरेस स्किन करती है। ठीक है, तो ये कुछ डायग्राम है, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है भाई, इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ये एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है, इसको अच्छे से देख लेना। एंड ये आ सकता है आपके एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में स्पेशली आ सकता है, और नीट एग्जाम्स में भी कई बार डायग्राम देखिए क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी हेल्पफुल है। इसको बनाना पड़ेगा आपको और ये कम से कम आपके अच्छे मार्क्स स्कोर करवा देगा, तो इसको याद रखना इस वाले डायग्राम को। आगे देखते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। जैसा कि ये जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पेल्विक रीजन में ही प्रेजेंट था ह्यूमन बॉडी की, तो वैसे ही पेल्विक रीजन में ही प्रेजेंट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी। तो इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवेरीज, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट्स, यूटेरस, सर्विक्स, वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेरिया। तो इसमें जो है ओवेरीज प्रेजेंट होती है, ए पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूटेरस, सर्विक्स एंड वेजाइना एंड द एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है कंसिस्ट करती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। A pair of mammary glands is also integrated structurally and functionally with the parts of the female reproductive system to support the process of ovulation, fertilization, gestation, parturition, and care of the baby after birth. A pair of oviducts, uterus, cervix, vagina constitute the female accessory ducts। तो जो मेमोरी ग्लैंड्स होती है वो भी इंटीग्रेट करती है इसी रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, एंड ये सपोर्ट करती है ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, गेस्टेशन एंड पास्चुरेशन एंड आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी। तो उनका जो केयर होती है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है। अ पेयर ऑफ ओविडक्ट्स, यूटेरस, सर्विक्स एंड वेजाइना कॉन्स्टिट्यूट करती है फीमेल एसेसरी डक्ट्स को। ठीक है, फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स को कौन कंस्टिट्यूट करती है, ये अपनी ओविडक्ट्स, यूटेरस, सर्विक्स एंड वेजाइना। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट करती है। तो ओवेरीज क्या है, ओवेरीज देखते हैं, द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूस द ओवम एंड सेवरल ओवेरियन हार्मोन्स स्टोर्ड इन नेचर। तो ये ओवम को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और ये प्राइमरी जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, लोकेटेड होता है ऑन लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय द थिन एपिथेलियम विच एनक्लोजेज द ओवेरियन स्ट्रोमा। The ovarian stroma is divided into two zones, a peripheral cortex and inner medulla। तो ओवेरियन स्ट्रोमा जो है टू जोन्स में डिवाइड है, अ पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। आइए देखते हैं ओविडक्ट।
तो ओविडक्ट में क्या है ये देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, ओविडक्ट, फेलोपियन ट्यूब को भी ओविडक्ट बोलते हैं। 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, एक्सटेंड करती है फ्रॉम द पेरीफेरी ऑफ ईच ओवेरी टू द यूट्रस। ठीक है, और पार्ट क्लोजर टू द ओवेरी इज द फनल शेप। जो पार्ट क्लोज करता है ओवेरी में तो वो फनल शेप का होता है। फिम्ब्री आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लोकेटेड ऑन द एजेस ऑफ द इन्फंडिबुलम। जो इन्फंडिबुलम इसका पार्ट होता है ओविडक्ट का, वो जो है हमारा जो ओवेरी के पास होता है। तो ओवेरी के पास यहाँ पर जो है फिम्ब्रिय कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। फिम्ब्रिय हेल्प इन कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर ओवुलेशन। फिम्ब्रिय जो है कलेक्ट कर लेता है ओवम को आफ्टर ओवुलेशन। द इन्फंडिबुलम लीड्स टू द एम्पुला। एम्पुला में लीड करता है इन्फंडिबुलम विच इज़ द वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। ये वाइडर पार्ट होता है एम्पुला। एंड द लास्ट पार्ट क्या होता है, इस्थमस, विच इज़ नैरो ल्यूमन, एंड ये ज्वाइन करता है हमारे यूट्रस को। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यूट्रस इज आल्सो कोल्ड एज वोम। वोम को अपन यूट्रस भी बोलते हैं। इसका अनदर नेम है द शेप ऑफ द यूटरस। द शेप ऑफ द यूटरस इज लाइक एन इन्वर्टेड पियर। जो यूटरस का शेप होता है वो इन्वर्टेड पियर की तरह होता है। लिगामेंट्स अटैच्ड टू द पेल्विक वॉल सपोर्ट द यूटरस। जो यूटरस है उसको जो है पेल्विक वॉल जो है जो लिगामेंट्स है वो अटैच रहते हैं किसकी, यूटरस की पेल्विक वॉल के। ठीक है, नैरो सर्विक्स ओपन द यूटरस इनटू द वेजाइना। जो नैरो सर्विस होता है वो आगे जो है वेजाइना में ओपन होता है। सर्वाइकल कैनाल इज द केविटी ऑफ द सर्विक्स विच फॉर्म्स बर्थ कैनाल। सर्वाइकल कैनाल जो है एक केविटी होती है जो सर्विक्स के जो बर्थ कैनाल फॉर्म करती है आगे किसके साथ मिलके, वेजाइना के साथ मिलके। द 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज आर प्रेजेंट इन द यूटरस वॉल। द आउटर थिन मेम्ब्रेन पेरीमेट्रियम होती है, मिडिल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल कोल्ड मायोमेट्रियम, एंड इनर ग्लैंडुलर लेयर कोल्ड एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम लाइन्स द यूटेराइन कैविटी। ठीक है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल एंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिकल चेंजेस बट द मायोमेट्रियम एग्जिबिट्स स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग पार्चुरेशन। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के ड्यूरिंग जो है एंडोमेट्रियम अंडरगोस कर जाती है साइक्लिकल चेंजेस में, बट द मायोमेट्रियम एक्सिबिट करती है एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग पार्चुरेशन। ठीक है, तो वही देखते हैं ये जो फीमेल यहाँ पर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो इसका जो हमारा ये वेजाइना हो जाता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये डायग्राम है। ठीक है, एनसीईआरटी में बहुत अच्छी तरीके से ये जो है मेंशन किया गया है। तो बेसिकली ये जो आपका डायग्राम है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर अपन देखें तो इसको अपन जो है सेक्शनल व्यू है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर स्टार्ट लगा देते हैं अपन। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसको अच्छे तरीके से रट लेना। लेवलिंग पूरी अच्छे से की गई है, मैंने पूरे अच्छे तरीके से समझा दिया है। जो ईच साइड जो यहाँ पर ओवेरी प्रेजेंट होती है, यहाँ पर 3 पार्ट में अपनी फेलोपियन ट्यूब ओविडक्ट होती है। एक इस्थमस है जो यूटेरस में ओपन करता है, एम्पुला मिडिल पार्ट है, एंड इन्फेंटिबुलम के पास फिम्ब्रिय फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है जो कि कलेक्ट करती है ओवेरी को। एंड जो अपना वेजाइना के साथ मिलके जो सर्वाइकल कैनाल है वो क्या फॉर्म करती है अपनी यहाँ पर बर्थ कैनाल फॉर्म करती है वो। ठीक है, आगे देखते हैं। ये कुछ डायग्राम है तो इसको अच्छे तरीके से कर लेना आपको तैयार। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया पर अपन आते हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या है, तो वेजिना इज द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। वेजिना एक्सटर्नल जेनिटेलिया होती है फीमेल की। वेजिना इंक्लूड्स मोन्स प्यूबिस, लेबिया माइनोरा एंड हाइमन एंड क्लाइटोरिस। तो मोन्स प्यूबिस इज अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। ठीक है, the labia majora are folds of tissue extended down from the mons pubis and surround the vaginal opening. Under the labia majora, there are paired tissue folded to form minora, and hymen is membrane covering the opening of the vagina. A tiny finger-like structure which lies at the upper junction of the two labia minora above the urethral opening is called clitoris. तो भाई इस डायग्राम में समझते हैं जो भी मैंने बोला इसको अपन डायग्राम में समझ लेते हैं। बाकी ये लैंग्वेज मैंने बिल्कुल सिंपल लिख रखी है, एनसीईआरटी जैसी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज नहीं है। अगर आप एक बार पढ़ेंगे खुद से भी पढ़ेंगे तो भी आपको याद होगा। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है शक। तो देखो भाई ये क्लाइटोरिस होता है यहाँ पर। ठीक है, एंड साथ में जो यूरेथ्रा है वो ये है। ठीक है, ये यूरेथ्रा है अपना,
ये इसके नीचे जो है वेजाइनल ओरिफाइस होता है, वेजाइनल ओरिफाइस, ठीक है। एंड यहाँ पर ही हमें जो है हाइमन देखने को मिलता है वेजाइनल ओरिफाइस के पास। और ये जो है ये वाला फोल्ड है ना, ये बाहर वाला फोल्ड, ये क्या होता है अपना लेबिया मेजोरा, ठीक है। और जो अंदर वाला है फोल्ड है ये वाला, ये होता है अपना लेबिया माइनोरा, ठीक है। एंड ओपनिंग ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट होती है यहाँ पर, यहीं का ही आसपास प्रेजेंट होती है अपनी वेजाइनल ओरिफाइस के। एंड जो अपना सबसे नीचे वाला पार्ट है ये कहलाता है अपना एनस, ठीक है। आगे देखते हैं, ये हमारा हो चुका है कंप्लीट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्सटर्नल जेनिटिलिया। अब देखते हैं अपन आगे मेमरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो व्हाट आर मेमरी ग्लैंड्स? सो पेयर्ड स्ट्रक्चर होती है कंटेनिंग ग्लैंडुलर टिश्यूज एंड फैट्स, द अमाउंट ऑफ फैट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो पेयर्ड स्ट्रक्चर होती है मेमरी ग्लैंड्स, और ये ग्लैंडुलर टिश्यूज एंड फैट्स के जो है कॉन्स्टिट्यूट करती है, ये टिश्यूज एंड फैट्स इसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं मेमरी ग्लैंड्स को। द अमाउंट ऑफ फैट जो है वेरी करता है, जो अमाउंट ऑफ फैट है वो वेरी करता है मेमरी ग्लैंड्स की साइज़ पर, ठीक है। फ्रॉम पर्सन टू पर्सन वेरी करती है इनकी साइज़, और जो कि रिस्पॉन्सिबल या फिर डिपेंड होती है ऑन अमाउंट ऑफ फैट, ठीक है। आगे देखते हैं, द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमोरी लोब्स कंटेनिंग क्लस्टर्स ऑफ सेल्स कोल्ड, ठीक है। द सेल्स ऑफ एल्वियोलाई सीक्रेट मिल्क विच इज stored in the cavities called as lumens of alveoli. The alveoli open into mammary tubules, with the tubules of each lobe joined to form a mammary duct, which joins to form a wider mammary ampulla. Mammary ampulla is connected to lactiferous ducts through which milk is sucked out. तो भाई ये सबसे पहले डायग्राम है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी अच्छे तरीके से देख लेना है, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं। देखो भाई यहाँ पे क्या है इसमें सिस्टम, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ ये रिब्स है, ये स्ट्रक्चर, और ये कुछ मसल्स है बिटवीन रिब्स के, और ये पेक्टोरेलिस मेजर मसल होती है ये वाली, ठीक है, ये वाली, ये पूरी थ्रू आउट द यहाँ पर प्रेजेंट है ये पेक्टोरेलिस मसल, ठीक है। अब इसमें जो है 15 to 20 मेमोरी लोब्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ऊपर लिख रहा है, ठीक है। एंड जो सेल्स ऑफ एल्वियोलाई होते हैं, एल्वियोलाई कहाँ पे, यहाँ पे अपने ये जो मेमोरी एल्वियोलस है, ठीक है, सेल्स ऑफ एल्वियोलाई होती है, वो करते हैं सिक्रीशन ऑफ मिल्क, ठीक है। और विच इज स्टोर्ड इन द केविटीज ऑफ द ल्यूमन ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के ल्यूमन में ये जो है स्टोर्ड रहता है, ठीक है, इनकी कैविटीज़ में। एल्वियोलाई ओपन करते हैं अपने आगे मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, एंड द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब जॉइन टू फॉर्म, ये आगे जॉइन करती है मेमोरी डक्ट में, विच जॉइंस टू फॉर्म अ वाइडर मेमोरी एम्पुला। और ये विच जॉइंस ये बाद में जॉइन करते हैं टू फॉर्म अ वाइडर मेमोरी एम्पुला। मेमोरी एम्पुला इज कनेक्टेड टू लेक्टिफेरस डक्ट। यहाँ पर मेमोरी एम्पुला किससे कनेक्टेड होती है, लेक्टिफेरस डक्ट से, ये लेक्टिफेरस डक्ट यहाँ पर। एंड आगे फर्दर जो है यहाँ पर अपने निप्पल जो है देख सकते हैं आप, ये इसमें आगे फॉर्म करते हैं, लीड कर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एरियोला कुछ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एरियोला कुछ स्ट्रक्चर्स बाहर जो प्रेजेंट होते हैं, जो कि विजिबल होते हैं, ठीक है। तो लेक्टिफेरस डक्ट के थ्रू जो है मिल्क सक्ड आउट कर लिया जाता है। आगे देखते हैं अब गेमेटोजेनेसिस। तो गेमेटोजेनेसिस क्या है, प्रोसेस देख लेते हैं। गेमेटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स इन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इज कॉल्ड गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस क्या क्या इंक्लूड करता है वो देख लेते हैं। गेमेटोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस इंक्लूड करता है मेल्स में स्पेशली, और oogenesis इंक्लूड करता है फीमेल्स में। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। इट इन्वॉल्व्स 3 phases। जो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होती है ये स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है, एंड ये 3 फेजेस को इन्वॉल्व करती है। फर्स्ट अपना मल्टीप्लिकेशन फेज हो गया, सेकंड ग्रोथ फेज होगा, मैचुरेशन फेज हो गया थर्ड, ठीक है। आगे देखते हैं, द कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्म क्या कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड क्या कहलाता है, oogenesis। ये देखेंगे अपन अच्छे तरीके से स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस यहाँ पर देख लीजिए,
द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। ये 3 फेजेस में होता है, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज। इन मल्टीप्लिकेशन फेज मेल जर्म सेल्स जो है आसो कोल्डेज, जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, ये अंडरगो करते हैं माइटोटिक डिवीजन करते हैं टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं लार्ज नंबर में ड्यू टू अंडरगोज इन ये माइटोटिक जो है सेल डिवीजन करते हैं। इन ग्रोथ फेज spermatogonia increases their size by accumulation of nutrition in cytoplasm and are ready for meiotic division. And the spermatocytes are called as, क्या कहलाते हैं spermatocytes? ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं, ये 46 क्रोमोसोम यानी कि अपने डिप्लॉयड होते हैं, 2n होते हैं, ठीक है, 46 क्रोमोसोम्स रखते हैं। यहाँ तक की बात कोई समझ में आए? और हाँ, अच्छे से बता देता हूँ मैं आपको, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ग्रोथ फेज में स्पर्मेटोगोनिया अपनी इंक्रीज कर लेते हैं साइज बाय एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूट्रिशन इन द साइटोप्लाज्म एंड आर रेडी, और ये रेडी रहते हैं मेयोटिक डिवीजन के लिए। एंड द स्पर्मेटोसाइट्स आर कॉल्ड एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, जो कि डिप्लॉयड होते हैं, जिनकी प्लॉइडी डिप्लॉयड होती है, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। इन मैच्योरेशन फेज अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट द फर्स्ट meiotic division leading formation of two equal haploid cells called secondary spermatocyte। एंड उसके बाद जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट करता है बाय द meiotic division, एंड ये हैप्लॉइड होती है, इनकी प्लॉइडी यानी कि 23 क्रोमोसोम्स रखती है। एंड द सेकेंड स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो द सेकेंड meiotic division टू प्रोड्यूस 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। एंड बाद में जो है ये मेयोटिक डिवीजन करके 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स फॉर्म करती है, स्पर्मेटिड्स, ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटिड्स का ट्रांसफॉर्म होना इनटू स्पर्म्स, ये स्पर्मेटिड कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। एंड आल्सो कॉल्ड एज स्पर्मेटोजोआ होता है ये प्रोडक्ट बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म्स हेड्स बिकम एम्बेडेड इन सर्टोली सेल्स। स्पर्म के हेड जो है एम्बेडेड कर जाते हैं सर्टोली सेल्स में एंड आर रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, एंड रिलीज किए जाते हैं बाय सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड होल प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मेशन, ठीक है। इतना अपन ने अच्छे से समझ लिया है। अब आगे एक डायग्राम है, इसको देख लेते हैं फटाफट से। ये जो है यहाँ पर देख लो, प्यूबर्टी में स्पर्मेटोगोनिया होता है जो कि माइटोसिस से डिफरेंशिएट कर जाता है एंड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म कर लेता है एंड फर्स्ट meiotic डिवीजन अकर्स एंड द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स इज फॉर्म्ड एंड आफ्टर दैट सेकेंड meiotic डिवीजन विल जो है विल गेट अकर एंड spermatids आर फॉर्म्ड। फर्दर द डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, स्पर्मेटोजोआ फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। स्पर्मेटोजोआ, जैसे कि अपन ने ऊपर भी पढ़ा है कि स्पर्मेटोजोआ होते हैं जिसको हम स्पर्म्स भी कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। तो हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ये कुछ हार्मोनल कंट्रोल है। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्टेड द यूज एज ऑफ प्यूबर्टी ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस। ये कुछ लाइन्स है जो कि आपको अच्छे से याद कर लेनी है, ठीक है। तो ये कुछ, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट कम है वैसे, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है अगर आप बोर्ड में कुछ अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं, ठीक है। तो कुछ आगे देखते हैं। द इंक्रीजेज लेवल गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट्स करती है एंटीरियर पिट्यूटरी को, और ये सिक्रीट करती है, और ये सिक्रीट करती है LH जो कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, और फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है FSH, ठीक है। LH एक्ट्स एट द लेडिक सेल्स एंड स्टिमुलेट करती है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन्स, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन भी बोलते हैं। एंड्रोजन स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ये स्टिमुलेट करता है प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस के, और FSH एक्ट करता है ऑन द सर्टोरी सेल्स एंड सिक्रीट 2 फैक्टर्स, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ABP एंड इनहिबिन करता है विच, एंड इनहिबिन जो है यहाँ पर ये रिलीज करता है, ठीक है, सिक्रीट करता है विच हेल्प्स, जो कि हेल्प करते हैं स्पर्मियोजेनेसिस में। आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पर्म। तो भाई स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म देख लेते हैं फटाफट से। तो भाई ये इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर कंपोज ऑफ हेड होता है, इसमें नेक होती है, मिडिल पीस होता है, ठीक है, एंड टेल प्रेजेंट होती है। होल बॉडी इज कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पूरी बॉडी कवर्ड रहती है। स्पर्म हेड कंटेंस एन
elongated haploid nucleus and the anterior portion is covered by a cape like structure जो कि एक्रोसोम होता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे डायग्राम में अच्छे से तरीके से अपन देखने वाले हैं, डोंट वरी। ठीक है, तो देखो भाई, तो देखो द मिडिल पीस कंटेन्स न्यूमेरस माइटोकॉन्ड्रिया विच प्रोड्यूस एनर्जी फॉर स्पर्म मोटिलिटी नीडेड फॉर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के लिए जो नीड होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट होती है स्पर्म की, वो होती है उसकी मोटिलिटी, उसकी अच्छी मोटिलिटी होनी चाहिए। और ये मोटिलिटी कैसे आती है? ये आती है फ्रॉम द एनर्जी जो कि माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, टेल हेल्प्स करती है इन द स्पर्म सेल टू स्विम टू रीच द एग सेल। टेल यहाँ पर स्पर्म सेल का स्विमिंग में हेल्प करती है। सेमाइनल प्लाज्मा अलोंग विद स्पर्म कॉन्स्टिट्यूट करता है यहाँ पर क्या, यहाँ पर ये सीमन को यहाँ पर अच्छी तरीके से कॉन्स्टिट्यूट करता है। ठीक है, और सेमाइनल प्लाज्मा में जो है यहाँ पर रहता है, सेमाइनल प्लाज्मा यहाँ पर कंस्टिट्यूट करता है सीमन को। आगे देखते हैं, ये कुछ हमारा स्ट्रक्चर होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आ सकता है एग्जाम्स में। ठीक है, पूछा जाता है बहुत सी बार, इम्पोर्टेंट है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये होता है यहाँ पर ऊपर का स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड इसके बाद ये जो है ये अपना एक्रोसोम होता है ये, एंड ये पूरा पोर्शन यहाँ पर हमारा हेड करता है कंसीडर। ठीक है, तो अब अपन देखेंगे आगे, ये हमारा नेक होती है, ये अपनी मिडिल पीस होती है, एंड ये जो है क्या होती है अपनी माइटोकॉन्ड्रिया, और ये एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है? एनर्जी प्रोड्यूस करती है। ये हमारी टेल होती है ये। ठीक है, ये टेल होती है अपनी, दिस इज द टेल ऑफ, क्या है टेल, एक बार देख लेते हैं दोबारा से अच्छे से। ये है अपनी ये टेल। ठीक है, ये टेल होती है अपनी किसकी? ये होती है हमारे ये स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। आगे देखते हैं oogenesis, देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस अच्छे से देख लिया अपन ने, oogenesis देख लेते हैं फटाफट से। यहाँ पर लगभग अपने आधा घंटे की वीडियो हो चुकी है, एंड ये कंप्लीट भी होने वाला है चैप्टर जल्दी से फटाफट से। बाकी यार कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बताइएगा, 100% श्योरली मैं आपका डाउट का आंसर ज़रूर दूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis. The sum of the germinal epithelial cells divided by the mitosis to produce a large number of gamete mother cells. oogonia प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पर germinal epithelial cells by the mitosis cell division. oogonia मल्टीप्लाई बाय माइटोसिस एंड फॉर्म कर लेती है प्राइमरी oocytes में। ठीक है, ग्रोथ फेज देख लेते हैं इसका। each primary oocytes then gets surrounded by a layer of granulosa cells and primary follicle. जो each primary जो oocyte है वो सराउंडेड होता है by granulosa cell and primary follicle. Primary oocytes enlarge and mature by obtaining food from follicle cells. प्राइमरी oocyte enlarge हो जाता है एंड मेच्योर हो जाता है by obtaining food from follicle cells से। ठीक है, और the primary follicles are get surrounded by more layers of granulosa cells and a new theca called secondary follicles. ठीक है, प्राइमरी फोलिकल्स सराउंडेड होता है बाय मोर लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स एंड अ न्यू थीका, एंड जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी फोलिकल। ठीक है, सेकेंडरी फोलिकल सून ये ट्रांसफॉर्म कर जाता है टर्शरी फोलिकल्स में, विच इज़ करेक्टराइज्ड बाय फ्लूइड फिल्ड कैविटी। इसमें एंट्रम प्रेजेंट होती है फ्लूइड फिल्ड कैविटी टर्शरी फोलिकल में। ठीक है, करेक्टराइज फीचर होता है इसका। थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू एन थीक इनर थीका इंटरना एंड आउटर थीका एक्सटर्ना। थीका लेयर जो है दो लेयर होती है इसकी, इंटरना एंड जो एक्सटर्नल लेयर दो टाइप की होती है। थीका इंटरना जिसको थीका एक्सटर्ना बोलते हैं, दोनों अलग अलग है वैसे, थीका इंटरना अलग है, थीका एक्सटर्नल अलग है। ठीक है, इसको देखते हैं। प्राइमरी oocyte within the tertiary follicle grows in size and completes its first meiotic division, which is an unequal division, and forms a large secondary oocyte and a tiny first polar body. जो प्राइमरी oocyte है वो जो है विद इन द टर्शरी follicle ग्रो करता है इन साइज एंड कंप्लीट्स इट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करके यहाँ पर
जो कि अनइक्वल डिवीजन होता है एंड फॉर्म करता है ये फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन से सेकेंड यूसाइड एंड साथ में एक पोलर बॉडी भी यहाँ पर ही फॉर्म करता है। टर्शियरी फॉलिकल चेंजेस इनटू मैच्योर फॉलिकल, चेंज हो जाती है टर्शियल फॉलिकल किसमें, मैच्योर फॉलिकल में, जो कि ग्राफिन फॉलिकल होता है। सेकेंडरी यूसाइड फॉर्म करता है न्यू मेम्ब्रेन कोल्ड जोना पेलुसिडा, ये एक न्यू जो है मेम्ब्रेन फॉर्म करता है जिसको जोना पेलुसिडा बोलते हैं और जिससे स्पर्म आके फ्यूज भी करेगा। आगे देखेंगे इसको अपन। ग्राफियन फॉलिकल देन रप्चर्स टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवेरी बाय द प्रोसेस ऑफ ओवल्यूशन। ग्राफियन फॉलिकल बाद में रप्चर कर जाता है एंड रिलीज कर देता है सेकेंडरी oocyte को फ्रॉम द ओवेरी, और इस प्रोसेस को अपन ओवल्यूशन कहते हैं। इस फर्स्ट स्पर्म कैन एंटर द सेकेंडरी oocyte थ्रू जोना पेलुसिडा लेयर। द सेकेंडरी oocyte कंप्लीट्स मियोसिस सेकेंड, ठीक है, एंड थर्स रिजल्ट। सेकेंडरी oocyte जब म्यूसिस सेकेंड कंप्लीट कर लेगा, थर्स रिजल्ट क्या होगा, इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी पोलर बॉडी एंड एन ओवम। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर म्यूसिस सेकेंड के बाद सेकेंड पोलर बॉडी रिलीज करेगा, ये बनाएगा एंड ओवम को भी ये यहाँ पर साथ में बना देगा, ठीक है। और अब देखते हैं यहाँ पर ऊगोनिया यहाँ पर होता है और ये माइटोसिस से डिफ्रेंशिएट कर जाएगा प्राइमरी oocyte में, जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं डायग्राम में, ये पूरी फीटल लाइफ होती है इसकी, ठीक है, फीटल लाइफ। और उसके बाद प्राइमरी oocyte जो है फर्स्ट म्योटिक डिवीजन करेगा कंप्लीटेड प्रायर टू ओव्यूलेशन। एंड ये फर्स्ट प्राइमरी जो प्राइमरी oocyte है, ये फर्स्ट म्योटिक डिवीजन करने के बाद क्या बनाता है अपना सेकेंडरी oocyte, और ये फर्स्ट पोलर बॉडी भी रिलीज करेगा फर्स्ट म्योटिक डिवीजन के बाद। और ये जो सेकेंडरी म्योसाइट होता है ये अपना ओवम फॉर्म करेगा, ठीक है, ओवम फॉर्म करेगा और साथ में एक सेकंड पोलर बॉडी भी फॉर्म कर लेगा। और ये पूरा अपना कौन सा फेज़ है, ये एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है इसकी, ठीक है, एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है। एंड यहाँ पर ये वाला जो है बर्थ, चाइल्डहुड और प्यूबर्टी तक होता है फेज, ठीक है। इसको भी अच्छे से याद कर लेना, ये कभी कभार जो है स्कीमेटिक लाइन डायग्राम के फॉर्म में पूछ लिया जाता है एंड कभी कभार एनसीईआरटी में जो ये मेंशन्ड है, तो ये आपके नीट में आने के चांसेस भी इसके रहते हैं। तो यहाँ पर ये जो लेयर है, ये कौन सी लेयर है अपनी, जोना पेलुसिडा, ये वाली लेयर, ठीक है। सबसे पहले अपन देख लेते हैं, ये ओवम होता है अपना, ये अपना स्पर्म है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्पर्म है, ठीक है। और ये जो है ये वाले ये सेल्स होते हैं ऑफ कोरोना रेडिएटा के। और यहाँ पर ये यहाँ पर ये स्पेस दिख रहा है आपको, ये अपना ये जो स्पेस है कौन सा, ये अपना स्पेस वेरे पेरी वाइट लाइन स्पेस होता है जो आपको पिंक पिंक कलर में दिख रहा है, ठीक है। ये अपना पेरी वाइट लाइन स्पेस है, ये अच्छे ड्रॉ कर दूंगा, ये पेरी वाइट लाइन स्पेस होता है। एंड जोना पेलुसिडा यहाँ पर ये वाली ये जो लेयर है, ये जोना पेलुसिडा है अपनी, ठीक है। आगे देखते हैं, इसको भी देख लेना अच्छे से डायग्राम को। मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ये न्यू टॉपिक है अपना एंड फटाफट से यार अपन ने जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर रहे हैं इसको। तो मेरे बात मानो, इस वीडियो को 2 बार देख लेना, 2x स्पीड के में देख लेना, पर 2 बार देख लेना ताकि आपका रिवीजन भी अच्छी तरीके से हो जाए, ठीक है। और अच्छी बात है अगर आप एक ही बार में अच्छे से समझते हैं, लेकिन अगर आपको एक ही बार में अच्छे से समझना है तो आपको बिना वीडियो को एक बार भी स्किप करे इस वीडियो को थ्रू आउट दिस होल सेशन आपको पूरे अच्छे तरीके से जो है मन लगा के देखना है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि ये ऐसी जो चीज़ें हैं ये कॉम्प्लिकेटेड है, ये कुछ ये नहीं है कि भाई आपको एक बार पढ़ा और समझ में आ गया और याद भी रह गया, ऐसा कुछ नहीं है। इसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा आपको एग्ज़ाम्स के पहले भी। तो आप एक बार अपने इन नोट्स के साथ लास्ट टाइम रिवीजन भी करोगे तो आपको बिल्कुल कनेक्ट करना चाहिए लास्ट टाइम कि भाई मैंने क्या बोला है इसमें एंड किस तरीके से जो है प्रोसेस होती है, क्या जो है फॉर्मेशन होते हैं, किस किस तरह की जो है यहाँ पर इवेंट्स यहाँ पर ऑर्गेनाइज होते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सब तरीके की जो चीज़ें हैं वो आपको लास्ट टाइम में अच्छी तरीके से रिकॉल होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको वीडियो को अच्छी तरीके से देखना होगा, तभी ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाती है, ठीक है। तो मेरा तो कहना यही है कि बिना 1 सेकंड को स्किप करे देखना इस वीडियो को। हालांकि इस वीडियो को 2x 1.5x 1.75x में देख लेना, लेकिन बिना किसी जो है यहाँ पर पार्ट को छोड़े देखना, पूरे अच्छे तरीके से देखना, पूरे वीडियो को अच्छे तरीके से देखना, है ना। और वीडियो ज़्यादा अपन बड़ा रखते नहीं है, ज़्यादा बड़ा रखने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अपन ने पूरा कंटेंट पूरी अच्छी तरीके से बना रखा है एक्सट्रैक्ट फॉर्म में पूरा एनसीईआरटी का, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है, इतना समझ लेना। तो अपन ने पूरे अच्छे तरीके से तैयार कर रखे हैं एंड ये वीडियो अपना ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट 50 मिनट का होगा। वैसे 40 मिनट तो अब लगभग हो चुके होंगे, ज़्यादा ज़्यादा अपन इसको 1 आवर में सम कंप्लीट करेंगे पूरी तरीके से, ठीक है।
फटाफट से कर लेते हैं इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टार्ट। तो देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल द रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टार्टिंग फ्रॉम द वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इन द फीमेल। ये फीमेल प्राइमेट में होता है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। एंड फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस होती है एट प्यूबर्टी में। एंड इसको अपन फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन क्या बोलते हैं, मेनार्के। द साइकिल इज़ रिपीटेड एट एन इंटरवल, ये 28 से 29 दिन के बीच में जो है इंटरवल में होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है क्या होती है, इन्वॉल्व करती है 3 फेजेस को, मेंस्ट्रुअल फेज, फोलिकुलर फेज एंड ल्यूटियल फेज। आगे बढ़ेंगे इनके बारे में अच्छे से डिटेल में, आगे देखते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज को देखते हैं सबसे पहले। एंड मैं आपको बता देता हूँ कि प्यूबर्टी में ये बिगिन होती है, ये बिगिन होती है प्यूबर्टी में। और जो यहाँ पर इसका लास्ट टाइम होता है, जो एंड होती है, एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल is is known as menopause। जब यहाँ पर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो एंड कर जाती है, ये कम से कम यहाँ पर जो फीमेल्स होती है लगभग 50 ईयर्स की फीमेल्स में जो है ये मेनोपॉज देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरी तरीके से एंड हो जाता है, ठीक है। मेनोपॉज अपना यहाँ पर 50 ईयर्स की एज में होता है, और प्यूबर्टी की एज में मेना के स्टार्ट हो जाता है लगभग 12 to 14 ईयर्स के बीच में, ठीक है। मेंस्ट्रुअल फेज देख लेते हैं फटाफट से। मेंस्ट्रुअल फेज जो है इसमें मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स एट लास्ट फॉर 3 to 5 डेज, ठीक है, फॉर अबाउट। और जो एंडियोमेट्रियल लाइनिंग होती है ऑफ द यूट्रस ब्रेक्स कर जाती है अलोंग द ब्लड वेसल्स विच फॉर्म्स अ रेड फ्लूइड एंड रिजल्ट इन मेंस्ट्रुअल फ्लो। If the ovum is fertilized by sperm, menstrual flows does not occur and hence indicates pregnancy। जो ओवम है वो अगर फर्टिलाइज कर जाता है स्पर्म के साथ तो मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है नहीं होता है, एंड इसको हम इंडिकेशन बोलते हैं प्रेगनेंसी का। लेकिन जो है यहाँ पर ये एक बहुत अच्छा जो इंडिकेशन है जिसकी वजह से हमें पता पड़ जाता है कि जो प्रेगनेंसी है वो जो है हुई है या नहीं, ठीक है। इसके कई डिवाइसेस भी आते हैं जिनकी वजह से हम इसको जो है परफॉर्म करते हैं, या फिर इसकी वजह से हम इसको चेक करते हैं। आगे देखते हैं फोलिकुलर फेज को अपन देखते हैं तरीके से। व्हाट इज फोलिकुलर फेज, ये अपना सेकंड फेज है। इन दिस फेज प्राइमरी फॉलिकल्स इन द ओवेरी ग्रोज टू बिकम अ फुल्ली मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल। जो प्राइमरी फॉलिकल है ओवेरी में जो है अच्छी तरीके से बिकम जो है एक फुली मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल में जो है कन्वर्ट होगा, ठीक है। आगे जो है लीड करेगा, कुछ बीच में भी यहाँ पर फॉलिकल अपने बनेंगे प्राइमरी फॉलिकल्स के बाद, सेकेंडरी, टर्शरी एंड ग्राफियन फाइनली। एंडोमेट्रियम रीजनरेट थ्रू प्रोलिफरेशन। एंडोमेट्रियम जो है रीजनरेट कर जाता है बाय प्रोलिफरेशन, ठीक है। चेंजेस इन पिट्यूटरी हार्मोन एंड ओवेरियन हार्मोन इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड द रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। तो यहाँ पर जो चेंजेस हैं इन पिट्यूटरी हार्मोन एंड ओवेरियन हार्मोन इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। आगे देखते हैं। सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोफिन्स जीएनआरएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रेट करता है, फॉलिकुलर एफएसएच करता है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच, और ये इंक्रीज करती है ग्रेजुअली ड्यूरिंग दिस फेज एंड स्टिमुलेट्स करती है फॉलिकुलर डेवलपमेंट एंड एज वेल एज सिक्रीशन को ऑफ एस्ट्रोजन, सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय द ग्रोविंग फॉलिकल्स, ठीक है। आगे देखते हैं। तो भाई ये रेप बोथ एल एच एंड एफ एस एच अटेन अ पीक लेवल अटेन कर लेते हैं इन द मिडिल ऑफ साइकिल अबाउट 14 डे के ऊपर, ठीक है। रैपिड सिक्रीशन ऑफ एल एच लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल कोल्ड, जिसको एल एच सर्च बोलेंगे, इंड्यूसेस रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड देयर बाय द रिलीज ऑफ ओवम नोन एज ओवल्यूशन। यहाँ पर जो है रप्चर हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल का एंड देयर बाय रिलीज हो जाता है ओवम, जिसको हम ओवल्यूशन कहते हैं पूरी प्रोसेस को। आगे देखते हैं ल्यूटियल फेज, लास्ट फेज जो है। In this phase, the ruptured part of Graafian follicle transform into yellow body called corpus luteum। जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर होने के बाद ट्रांसफॉर्म कर लेता है येलो बॉडी, जिसको हम कॉर्पस ल्यूटियम भी बोलते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है, विच मेंटेन्स, ये मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन एंड फर्टिलाइज्ड ओवम को, ठीक है, ठीक है।
तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सभी इवेंट्स जो है स्टॉप हो जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन नहीं अकर होती। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के एब्सेंस में द कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाता है अपना डीजनरेट, एंड हैंस कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द, एंड ये कॉज करता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, और ये लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन एंड न्यू साइकिल बिगिंस। बाद में जो है डिसइंटीग्रेशन हो जाता है एंडोमेट्रियम का, एंड बाद में ये लीड करता है मेंस्ट्रुएशन एंड न्यू साइकिल्स, इसके साथ न्यू साइकिल जो है बिगिन हो जाती है। ठीक है, इन ह्यूमन बींग्स मेंस्ट्रुअल साइकिल्स सीजेस, जैसे कि मैंने बोला था ह्यूमन बींग जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज हो जाती है अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज एंड नोन एज मेनोपॉज। पढ़ लिया अपन अच्छे तरीके से। फर्टिलाइजेशन को अब अपन देखते हैं तरीके से। सो फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ हेप्लॉइड मेल गेपिड स्पर्म जो होता है एंड हेप्लॉइड फीमेल गेटिन जो ओवम होता है, इनका जो फ्यूज़न है वो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ड्यूरिंग कोइटस, ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, स्पर्म रिलीज होता है बाय मेल पार्टनर इनटू द वेजाइना ऑफ द फीमेल पार्टनर इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। जैसा कि हमने फर्स्ट में ओवरव्यू में भी देख लिया था। द मोटाइल स्पर्म्स स्विम एंड पास, जो मोटाइल स्पर्म होते हैं स्विम कर जाते हैं एंड पास टू सर्विक्स एंड एंटर कर जाते हैं यूट्रस में, एंड फाइनली टू रीच द ओवम, ये रीच कर देते हैं ओवम में, एंड रिलीज बाय द ओवेरी, जो ओवेरी है वो ओवेरी रिलीज करती है ओवम को। ठीक है, ओवेरी से ओवम रिलीज हो जाता है और ये फाइनली जो है अंदर चल जाते हैं यूटेरस के पास। ठीक है, ओवम वहाँ पर आ जाता है एंड वहाँ पर जो है ये फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। द मोटाइल स्पर्म, जैसे कि देख लीजिएगा, देख ले सकते हैं आप कि जो सर्विक्स है, सर्विक्स टू एंटर इनटू द यूटरस एंड फाइनली रीच द ओवम, रीच कर जाता है स्पर्म ओवम के पास, और ओवम जो है ओवेरी से रिलीज होता है बाय द ओवेरी इन एम्पुला स्थमिक जंक्शन में। जो ओवेरी है वो एम्पुला स्थमिक जंक्शन में होती है और वहाँ से ओवम रिलीज होता है। ठीक है, नहीं सॉरी, इसमें आपको थोड़ा एक करेक्शन करना पड़ेगा। जो ओवम है इसके पास मोटाइल स्पर्म जो है रीच कर जाता है, एंड जो ओवम है वो ओवेरी से रिलीज होता है, और कहाँ पर? एम्पुलेस्थमिक जंक्शन पे। ठीक है, जो ओवेरी है वो रिलीज करती है ओवम को एम्पुलेस्थमिक जंक्शन पे। ठीक है, आगे देखते हैं फटाफट से यार। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, फर्टिलाइजेशन कहाँ पर प्लेस होता है? एम्पुलेस्थमिक जंक्शन में। ऑल कॉपुलेशन डू नॉट लीड, जो भी कॉपुलेशन होती है, जो भी कोइटस होते हैं वो फर्टिलाइजेशन पर लीड नहीं करते, बिकॉज फर्टिलाइजेशन कैन ओनली occur इफ द ओवम एंड स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलेस्थमिक जंक्शन। ये तभी occur होती है फर्टिलाइजेशन जब ओवम एंड स्पर्म जो है ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं साइमल्टेनियसली, और ये जो है एम्पुलेस्थमिक जंक्शन पर होता है पूरा सारा तामझाम। ठीक है, स्पर्म आफ्टर रीचेज द ओवेरी, स्पर्म जो है जब ओवेरी पर पहुंच जाता है पास में, जो एम्पुलेस्थमिक जंक्शन होता है कम्स इन कांटेक्ट, जो अपने ओवेरी होती है एम्पुलेस्थमिक जंक्शन पर, वहाँ पे जब स्पर्म पहुंच जाता है एंड कांटेक्ट कर लेता है विद जोना पेलोसिडा लेयर को ऑफ द ओवम एंड ब्लॉक द एंट्री ऑफ द एडिशनल स्पर्म, बाकी के स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर देता है, एंड थस ओनली वन स्पर्म फर्टिलाइजेस द ओवम, एक सिंगल स्पर्म जो है फर्टिलाइज करता है ओवम को। ठीक है, बाकी उसके बाद ये हार्ड लेयर बन जाती है जोना पेलोसिडा में, और कोई भी स्पर्म जो है एंटर नहीं कर पाएगा इसके बाद। ठीक है, सिक्रेशन ऑफ एक्रोसोम हेल्प करता है स्पर्म में टू एंटर द ओवम, एंटर करने में ओवम में थ्रू जोना पेलुसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड द थर्स जो सेकेंडरी ओसाइट है कंप्लीट कर लेता है म्यूसिस सेकेंड, एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी, और ये रिजल्ट में फॉर्मेशन में क्या करता है? पोलर बॉडी रिलीज करता है, एंड हैप्लॉइड ओवम रिलीज करता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड द ओवम फ्यूज टुगेदर, ये दोनों फ्यूज कर देते हैं टुगेदर टू फॉर्म, और ये फॉर्म कर लेते हैं जायगोट विच डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, और जायगोट आगे एम्ब्रियो में फॉर्म करेगा, ये न्यू इंडिविजुअल फॉर्म कर लेगा। ये अपना फर्टिलाइजेशन हो चुका है कंप्लीट अच्छे तरीके से। आगे देख लेते हैं, ये थोड़ा एक डायग्राम है, यहाँ पर जो स्पर्म है वो कर लेता है अपने एक के साथ फ्यूज़, एंड जो है फर्टिलाइजेशन अकर हो जाती है, एंड ये जायगोट का यहाँ पर अपना जो है यहाँ पर दिख रहा है आपको।
जो जायगोट अपना फॉर्म हो जाता है जब अपना ये जो मेल एंड मेल गैमिट और फीमेल गैमिट जो है जब फर्टिलाइज होते हैं, फ्यूज़न होता है इनका, तब जायगोट फॉर्म हो जाता है। तो जायगोट का यहाँ पर जो प्लोइडी होता है वो होता है अपना यहाँ पर अपना जो जायगोट का प्लोइडी होता है वो होता है डिप्लोइड। यस, डिप्लोइड होता है ये 2n, यानी कि इसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। सिंगल एन होता है हैप्लोइड, ठीक है, और उसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। आगे देखते हैं फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग का डायग्राम है, ये अपने ऊपर देख लिया फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग का डायग्राम। अब लास्ट के 2 टॉपिक बचे हैं सिर्फ, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और एक पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। फिर उसके बाद अपना ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो बेसिक बेसिक क्या है यहाँ पर, प्री फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन एंड इसके बीच के इवेंट्स ही यहाँ पर आते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से इवेंट है यार, कुछ नहीं है। देखो यहाँ पर अपना मैं बताता हूँ आपको, सबसे पहले अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ गया। ये थोड़ा माइंड में बना के चला करो ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है चीज़ें रिकॉल हो पाए अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आया पहले, उसके बाद आया अपना यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आया, वो ख़त्म हो चुका। एंड उसके बाद अपना आया गेमिटोजेनेसिस, इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis होता है। उसके बाद क्या आया अपना स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म का स्ट्रक्चर आ गया। एंड ये इसमें ही आता है, इसमें अपने अपने स्पर्मेटोजेनेसिस में। उसके बाद oogenesis हुआ, उसके बाद अपना मेसुअल साइकिल आया टॉपिक, ठीक है। और उसके बाद अपना फर्टिलाइजेशन आया, उसके बाद अपना प्रेगनेंसी एंड जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो है। और कौन सा है, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। बस यहाँ पर 1 से 1.5 पेज का और बचा है। 50 मिनट की वीडियो और लेक्चर हो चुका है, 50 से 51 मिनट का। फटाफट से इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। 1 घंटे में अपना ये हो जाएगा, लगभग 5-10 मिनट लगेंगे इस टॉपिक को भी, ठीक है। तो देखो भाई, तो यहाँ पर क्या है अपना प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। आफ्टर इम्प्लांटेशन के बाद जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, अपीयर कर जाते हैं ट्रोफल ब्लास्ट में, और उनको क्या बोलते हैं अपन, कोरियोनिक विलाई, ठीक है। यूटेराइन टिश्यू एंड मेटरनल ब्लड सराउंड कर लेती है कोरियोनिक विलाई को। कोरियोनिक विलाई एंड यूटेराइन टिश्यू टुगेदर फॉर्म करते हैं एक स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर जो कि बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है। जो कोरियोनिक विलाई है और यूटेराइन टिश्यू है टुगेदर फॉर्म करते हैं एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर को, जो कि होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो के बीच में। एंड टिश्यूज़, ठीक है, टिश्यूज़ एंड डेवलपिंग एम्ब्रियो के बीच में ऑफ द मदर सेल्ड एज प्लेसेंटा, ठीक है। कोरियोनिक विलाई एंड यूटेराइन टिश्यू टुगेदर फॉर्म करते हैं एक ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर को, जो कि स्ट्रक्चरल होता है, फंक्शनल होता है, और ये ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर लाइज करता है बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड टिश्यूज ऑफ मदर सेल्ड, ठीक है, एज प्लेसेंटा। इनके बीच यहाँ पर ये ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर लाई कर रहा है, जो कि स्ट्रक्चर और फंक्शनल है। और ये कौन फॉर्म कर रहा है, कोरियोनिक विलाई एंड यूटेराइन टिश्यू। आगे देखते हैं, फंक्शन देखते हैं प्लेसेंटा के, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा चैप्टर बड़ा है, लेकिन मतलब अगर आप इसको माइंड मैप में समझोगे, थोड़ा बहुत रिवाइज करोगे, इस वीडियो को 2 बार देख लोगे, तो अच्छे तरीके से ये आपके दिमाग में सेव हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ आपकी, ठीक है। पर बस वीडियो को बिना मक्कारी करे देखिएगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से, बिल्कुल मन लगा के, बिल्कुल ईमानदारी से देखेगा, तभी आपको ये जो है चीज़ें अच्छी तरीके से याद हो पाएगी, ठीक है। तो फंक्शंस देख लेते हैं प्लेसेंटा के। द प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो। फंक्शन होता है प्लेसेंटा का, ये सप्लाई करता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट एम्ब्रियो को। हेल्प करता है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस बाय द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उसका रिमूवल करता है ये, ठीक है। प्लेसेंटा कनेक्टेड होता है एम्ब्रियो से थ्रू एक अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू होता है, विच हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेज टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो। और ये जो है हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेज टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो के, ठीक है। और है हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन सिक्रेटेड बाय द ओवेरी इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी। जो ओवेरी है वो सिक्रेट करती है रिलैक्सिन हार्मोन को इन लेटर फेज में, ठीक है।
और आगे देखते हैं SCG, ठीक है, HPL एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो जो ये जो 3 हार्मोन होते हैं ना, SCG, HPL एंड रिलैक्सिन, ये प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय वुमेन इन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। Increased production of all the hormones is essential for supporting the fetal growth, metabolic changes in the mother and maintenance of pregnancy। प्रेगनेंसी मेंटेन रखने के लिए एंड मेटाबॉलिक चेंजेस जब मदर में होते हैं और फीटल की जब ग्रोथ होती है, उनके लिए एसेंशियल होते हैं ये कुछ यहाँ पर हॉर्मोन्स। इनका प्रोडक्शन यहाँ पर एसेंशियल होता है, यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है। आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू आउटर लेयर कोल्ड एक्टोडर्म। इम्प्लांटेशन के बाद जो इनर सेल मास होता है वो डिफ्रेंशिएट कर जाता है एक आउटर लेयर में जिसको एक्टोडर्म बोलते हैं, एंड एक इनर लेयर में जो कि एंडोडर्म होती है। विद द मिडल 3 layers give rise to all organs in adults। सॉरी, तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं इम्प्लांटेशन जो है इनर सेल, आफ्टर इम्प्लांटेशन जो इनर लेयर होती है वो एंडोडर्म होती है, एंड मिडल लेयर होती है वो होती है अपनी एंडोडर्म। आउटर लेयर एक्टोडर्म एंड मिडल लेयर एंडोडर्म। ये आफ्टर इम्प्लांटेशन के बाद जो है ये डिफ्रेंशिएट कर दी लेयर। 3 layers गिव राइज टू ऑल ऑर्गन्स इन एडल्ट्स। जो ऑल ऑर्गन्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं बाय 3 layers। ये सब गिव राइज यहाँ पर, यानी कि ये जो लेयर होती है ये फॉर्म करती है, बाकी के जो ऑर्गन्स होते हैं सभी तरीके के एडल्ट्स में फॉर्म करती है ये रिस्पॉन्सिबल होती है बाय ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द ऑल ऑर्गन्स इन द एडल्ट्स और द ह्यूमन बींग्स। तो देखो, द सेल्स विच हैव द पोटेंसी, जिनके पास पोटेंसी होती है टू गिव राइज टू एनी टाइप ऑफ सेल्स इन द बॉडी आर कॉल्ड स्टेम सेल। जो स्टेम सेल्स होते हैं उनके पास एबिलिटी होती है ये कोई किसी भी टाइप का जो सेल है वो फॉर्म कर लेते हैं इन ह्यूमन बॉडी। द सेल्स विच हैव पोटेंसी, जिनके पास एबिलिटी होती है टू गिव राइज एनी टाइप ऑफ सेल, किसी भी टाइप के सेल को ये फॉर्म कर लेते हैं बॉडी में, और ये स्टेम सेल होते हैं। ह्यूमन प्रेगनेंसी में जो लास्ट फॉर 9 months हेयर डेवलप्स, ठीक है, आफ्टर 1 month ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। देखो द ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट फॉर 9 months, जी यहाँ पर ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट करती है, यानी कि पूरा जो है इसका पीरियड होता है वो 9 months का होता है, और हार्ट डेवलप होता है आफ्टर 1 month ऑफ प्रेगनेंसी। जो 1 month ऑफ आफ्टर 1 month ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि 4 weeks, अबाउट 4 weeks जो हार्ट डेवलप हो जाता है, जो अंदर एम्ब्रियो होता है उसमें हार्ट डेवलप हो जाता है, ठीक है। लिम्स हो जाते हैं डेवलप बाय द एंड ऑफ सेकंड मंथ के बाद लिम्स हो जाते हैं। मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड बाय द एंड ऑफ 3 months। जो मेजर ऑर्गन सिस्टम है वो फॉर्म होते हैं बाय द 3 months, बाय द एंड ऑफ 3 month के बाद, ठीक है। फर्स्ट मूवमेंट एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर्स की जो अपीयरेंस होती है, मूवमेंट होती है आर ड्यूरिंग 5th month प्रेगनेंसी के जो 5th month होता है उसकी ड्यूरिंग होती है ये मूवमेंट एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर्स इन द एम्ब्रियो एंड इन द बेबी, ठीक है। बाय द एंड ऑफ 24 weeks के एंड में जो बॉडी कवर्स कर लेती है विद फाइन हेयर एंड आईलिड सेपरेट हो जाती है, आईलिशेस फॉर्म हो जाती है, ठीक है। बाय द एंड ऑफ 9 month के एंड पर जो फीटस है वो फुली डेवलप हो जाता है एंड इज़ रेडी फॉर द पार्चुरेशन प्रोसेस। तो पार्चुरेशन प्रोसेस यहाँ पर हम देख लेते हैं। बाय द एंड ऑफ 9 month के बाद जो है पार्चुरेशन प्रोसेस बिल्कुल यहाँ पर अकर होती है, एंड बेबी इज़ वेरी जो है रेडी फॉर दिस प्रोसेस, जिसको अपन पार्चुरेशन बोलते हैं। लैक्टेशन जो प्रोसेस होता है वो आगे पढ़ेंगे अपन, इसमें ही जो है यहाँ पर इंक्लूडेड है। पेन चेंज करूँगा मैं। तो एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी ये क्या होती है, 9 month की होती है। कोल्ड एज गेस्टेशन पीरियड वो होता है जिसमें जो पूरी प्रेगनेंसी है उसका पूरा थ्रू आउट होल पीरियड, उसको अपन गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, जो कि 9 month का होता है यूजुअली, ठीक है। थोड़ा बहुत 1-2 दिन या फिर आगे पीछे का डिफरेंस हो जाता है, बिल्कुल एग्जैक्ट 9 month भी नहीं होता है, कुछ कुछ केसेस में हो जाता है, बाकी तो यहाँ पर थोड़ा बहुत आसपास दिन इधर उधर हो ही जाते हैं, ठीक है। तो विग्रस कॉन्ट्रैक्शन होता है ऑफ द यूटेरस एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी कॉजेज एक्सपल्शन डिलीवरी ऑफ फिटस कॉल्ड एज पार्चुरेशन। तो विग्रस कॉन्ट्रैक्शन होता है यूटेरस में एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, और ये कॉज करता है एक्सपल्शन डिलीवरी ऑफ द फिटस कॉल्ड एज पार्चुरेशन, ठीक है। ये लिख देना डेफिनेशन, ये 1 marks में पूछी जा सकती है। द सिग्नल्स ऑफ पार्चुरेशन, जो पार्चुरेशन के सिग्नल होते हैं ओरिजिनेट फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लेसेंटा विच इंड्यूसेस माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। जो सिग्नल होते हैं ना पार्चुरेशन की,
वो ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस। ये जब ओरिजिनेट होते हैं जब फुली डेवलप्ड फीटस जो है एंड द प्लेसेंटा विच इंड्यूसेस माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, ये फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होता है। देखो एक बार दोबारा समझा देता हूँ मैं आपको। द सिग्नल्स ऑफ पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लेसेंटा। जो सिग्नल होते हैं पार्चुरेशन के वो किससे ओरिजिनेट होते हैं? फुली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा से, और ये आगे इंड्यूस करते हैं माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हम ओवरऑल फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या होता है? रिलीज करता है ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन और फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से ये पिट्यूटरी ग्लैंड जब स्टिमुलेट होती है तब ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करती है, ठीक है, ठीक है। और ऑफ मदर विच एक्ट्स ऑन द यूटेराइन मसल्स एंड कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटरस विच स्टिमुलेट्स फॉर द ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन। तो यहाँ पर देखो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स करता है रिलीज ऑक्सीटोसिन हार्मोन को बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ मदर विच एक्ट, जो कि एक्ट करती है, एक्ट करता है ये हार्मोन ऑन द यूटेराइन मसल एंड कोज करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस विच, और ये इंटर्न कर लेता है उसके बाद जो यूटेरस में जो यूटेराइन मसल जो कॉन्ट्रैक्शन करती है यूटेरस के साथ और ये इंटर्न कर लेती है उसके बाद स्टिमुलेट फर्दर ऑक्सीटोसिन सेक्रीशन। यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्शन होता है जब यूटेराइन मसल का यूटेरस के साथ, उसके बाद जो है ये स्टिमुलेट इंटर्न, इसके बाद जो है फर्दर ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन और ज़्यादा होता है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी के बाद जो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क होता है ये किसकी वजह से होता है? बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ मेमरी ग्लैंड्स इज कॉल्ड लैक्टेशन। प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ मेमरी ग्लैंड्स इज कॉल्ड लैक्टेशन प्रोसेस, ठीक है। लैक्टेशन प्रोसेस आपने देख लिया अच्छी तरीके से। प्रोडक्शन ऑफ मिल्क होती है द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज, जो फर्स्ट फ्यू डेज जो में जो मिल्क प्रोड्यूस होता है ऑफ लैक्टेशन, ये क्या होता है? कोलेस्ट्रॉम होता है, ये येलोइश येलोइश फ्लूइड होता है, और जो कोलेस्ट्रॉम होता है कंटेंस करता है एंटीबॉडीज नेसेसरी टू डेवलप रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी। तो कोलेस्ट्रॉम जो है कंटेंस करता है कुछ एंटीबॉडीज जो कि नेसेसरी होती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यूबॉर्न बेबी, और उससे जो है उसको जो है ये कुछ डिजीजेस से बचाता है, उसके अंदर इम्यूनिटी लाता है। इसमें जो कोलेस्ट्रॉम होता है इसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है जो कि ह्यूमन बेबी को थ्रू दी लैक्टेशन मिलती है, और ये उसकी इम्यूनिटी डेवलप करती है और कई डिजीज़ जो है रेजिस्टेंट बनाती है न्यूबॉर्न बेबी को। तो यहाँ पे फाइनली अपना जो चैप्टर है फाइनली कंप्लीट हो चुका है, सक्सेसफुली कंप्लीटेड। और ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा एंड प्रिंट करा लीजिएगा ताकि आप लास्ट टाइम रिवीजन अच्छे तरीके से कर पाएँ। एंड मेरा मानना यही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ठोक के जाओ, अभी फटाफट से लाइक कर दो, ठीक है। एंड साथ ही में सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर आपको अच्छा लगे। आई एम नॉट फोर्सिंग यू बट आई एम अश्योरिंग यू दैट दीज नोट्स आर वेरी हेल्पफुल फॉर यू। एंड इसके बाद कुछ नहीं आएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनका भी भला हो सके। नीट का जो क्रिएट करना चाहता है, जो अपने बोर्ड फोड़ना चाहता है अच्छे तरीके से, तो ये वीडियो अच्छे तरीके से देख लेना। ये आपका चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, 2 बार देख लेना अच्छी तरीके से। यहाँ पर रिवीजन भी हो जाएगा एंड माइंड में सेट भी हो जाएगा, जिससे कि आप अच्छी तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम में फोड़ के यानी कि स्कोर करके आएंगे, ठीक है। इस चैप्टर से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन भी नहीं जाएगा, ठीक है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, इस नोट्स को यूज़ करो अच्छी तरीके से। आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से नोट्स को यहाँ पर डाउनलोड कर लोगे आप, ठीक है। वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लेना उसे। एंड जो पिछले मैंने कम से कम 4-5 चैप्टर मैंने पहले डाल दिए हैं, उनको देख लो, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, उनके नोट्स टेलीग्राम चैनल पर है। फाइनली यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और अब हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे आपको किसी नई वीडियो में, किसी नए वीडियो लेक्चर में। और टॉपिक सजेस्ट कर लेना, कमेंट में जाके मुझे बता देना है कि कौन सा आपको जो है चैप्टर पहले पढ़ना है, उसको चैप्टर को फर्स्टली ले आएंगे। बाकी अपनी सीरीज़ तो चलती रहेगी। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।